Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. Guys, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज में एक और वीडियो है आपके लिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले स्पोकन में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है. सो विदाउट फर्दर अडिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नो मैटर हाउ. नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे कितना भी, चाहे कितना भी. देखिए इसका मीनिंग डिटेल में और स्ट्रक्चर. नो मैटर हाउ मीन्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ. मतलब किसी चीज के बोलते हैं ना कि रिगार्डलेस यहाँ पे आया है कि कि जैसे बोलते हैं ना कि परवाह किए बिना, परवाह किए बिना, तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ या इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ. ठीक है, मतलब किसी चीज की परवाह किए बिना. emphasizing that something remains true or happens regardless of the circumstances or manner in which something is done. मतलब कि इसका मतलब है नो मैटर हाउ कि कैसे, मतलब जो सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, वो चाहे कुछ भी हो. ठीक है, इसमें आपको उसके बावजूद जो होता है मतलब ट्रू. ठीक है, रिमेन्स ट्रू और हैपन्स रिगार्डलेस. तो इसका स्ट्रक्चर है नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा गाइस इसमें. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद मेन क्लॉज आएगा. तो चलिए सेंटेंस की मदद से और बेटर समझते हैं. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, सक्सेस टेक्स टाइम. ठीक है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो सफलता में समय लगता है. तो यहाँ देखिए सरकमस्टांसेस क्या है कि कितना भी तुम मेहनत कर लो, रियलिटी क्या है कि इसमें समय लगेगा ही लगेगा. ठीक है, सेकेंड है नो मैटर हाउ रिच ही इज नॉट हैप्पी. चाहे वह कितना भी अमीर हो वो खुश नहीं है. मतलब कॉन्ट्रास्ट में, रिगार्डलेस या इन रिस्पेक्टिव. थर्ड एग्जाम्पल है नो मैटर हाउ बिजी यू आर ऑलवेज मेक टाइम फॉर फैमिली. आप चाहे कितने भी व्यस्त हो परिवार के लिए समय जरूर निकालो. या आप बोल सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने भी व्यस्त हो परिवार के लिए समय निकालो. फोर्थ है नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज ही नेवर वियर्स अ स्वेटर. चाहे कितनी भी ठंडी हो वो स्वेटर नहीं पहनती है, या उसको फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितनी भी ठंडी हो वो स्वेटर नहीं पहनती है. तो ये है आपका नो मैटर हाउ. नेक्स्ट है इट्स अ टाइम, इट्स अ हाई टाइम. इट्स अ हाई टाइम का मतलब होता है अब समय आ गया है कि. इट्स अ हाई टाइम, अब समय आ गया है कि. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अब समय आ गया है कि उसको सच बता दिया जाए. अब समय आ गया है कि मेरा तुम्हारा रास्ता अलग अलग हो जाए. तो जब इस तरीके के हिंदी एक्सप्रेशन आते हैं तो देखिए उसका मीनिंग और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. मीनिंग है इट्स हाई टाइम इज एन ईडियम. ये एक ईडियम है दैट, जो कि मीन्स जिसका मतलब है इट्स टाइम टू डू समथिंग, कि अब कुछ करने का समय आ गया है. दैट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था. ठीक है, इट्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ सजेस्टिंग दैट समथिंग शुड हैव हैपन. ये एक फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वे है किसी को सजेशन देने का कि अब ये काम हो जाना चाहिए. ठीक है, इट्स हाई टाइम. स्ट्रक्चर देखिए इट्स हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस पास्ट का वर्ब आएगा वी टू. देखते हैं सेंटेंस कैसे फॉर्म होंगे. इट्स हाई टाइम वी टुक एक्शन अगेंस्ट करप्शन. समय आ गया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करें. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए टुक आया है टेक की सेकेंड फॉर्म.
सेकेंड एग्जाम्पल है इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग योर स्टडीज सीरियसली। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो, गंभीरता से लो। थर्ड एग्जाम्पल है इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। अब समय आ गया है कि सरकार स्वास्थ्य मतलब जो सिस्टम है उसका हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें सुधार करे। फोर्थ है इट्स हाई टाइम वी स्टॉप वेस्टिंग वाटर। अब समय आ गया है कि हम पानी की बर्बादी बंद करें, वेस्टिंग ऑफ वाटर। तो ये है इट्स अ हाई टाइम। नेक्स्ट है देयर इज नो पॉइंट इन। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। मीनिंग है no point in is an expression that means something is useless or worthless and therefore shouldn't be done. For example, I mean मतलब कुछ ऐसा है कि उसको करने का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है, वर्थलेस है और इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नो पॉइंट इन और उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है देर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद अ स्टबर्न पर्सन। जिद्दी व्यक्ति से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, आर्ग्यू मीन्स बहस। ठीक है। सेकेंड है देर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट द पास्ट। अतीत की चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अब वरी एक वर्ब है, उसका आईएनजी में आई है तो वरिंग है। थर्ड एग्जाम्पल है देर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। ब्लेम होता है दोष देना, मिस्टेक्स होती हैं गलतियां, तो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। फोर्थ है देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर। अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये गाइस था देयर इज नो पॉइंट, उसके बाद प्रेपोजिशन इन है। नेक्स्ट है इट इज सेड दैट। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि ये घर तुम्हारे नाम पर नहीं है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में भूत रहता है, इस तरीके से। मीनिंग है इंट्रोड्यूसेस अ स्टेटमेंट दैट इज कॉमनली बिलीव्ड। कॉमनली मतलब मुख्यतः विश्वास किया जाता है और वाइडली एक्सेप्टेड, और बहुत मतलब वाइडली एक्सेप्ट भी किया जाता है, सेइंग कहते हुए, और पीस ऑफ विजडम सजेस्टिंग इट्स अ जनरल ओपिनियन और अ नॉलेज। मतलब एक जनरल ओपिनियन है और ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है कि ऐसा कहा जाता है। देखो इसका स्ट्रक्चर है इट इज सेड दैट, सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल है इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नीति मतलब पॉलिसी। सेकेंड है इट इज सेड दैट द दिस टेम्पल ग्रांट्स विशेस। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर मनोकामनाएं पूरी करता है। ग्रांट्स मीन्स मनोकामना मतलब पूरा करना, विशेस मीन्स मनोकामना। उसके बाद एग्जाम्पल है इट इज सेड दैट द किंग बरीड दिस ट्रेजर इन द पैलेस। बरीड होता है किसी चीज को दफना देना, मतलब गाड़ देना, जमीन में गाड़ देना। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने अपना खजाना महल में गाड़ दिया था। उसके बाद एग्जाम्पल है इट इज सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ऐसा कहा जाता है कि वो एक महान वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है इट सीम्स दैट। ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो, ऐसा लगता है कि तुम दुखी हो, है ना। तो ऐसा मीनिंग है समथिंग अपीयर्स टू बी ट्रू और टू एग्जिस्ट बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी है अवेलेबल है वो सच है, वहां पे जो भी एविडेंसेस के तौर पर, मतलब
पता नहीं कि कितने परसेंट सही है, लेकिन जो भी एबिलिटी है, एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के उस बिहाफ पे लगता है कि वो सच है। जैसे कि ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ बहुत मोटी है ना, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर है। इट सीम्स दैट, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इट सीम्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। ऐसा लगता है कि वो इस नौकरी में रुचि नहीं रखता है। सेकेंड है, इट सीम्स दैट द वेदर विल बी बैड टुमारो। ऐसा लगता है कि कल मौसम खराब रहेगा। नेक्स्ट है, इट सीम्स दैट शी इज हाइडिंग समथिंग। ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। फोर्थ है, इट सीम्स दैट यू आर टायर्ड। ऐसा लगता है कि तुम थके हुए हो। नेक्स्ट है गाइस, वुड रैदर। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही एडवांस लेवल के इंग्लिश में यूज़ होता है वुड रैदर। उसके बाद वी1 यूज़ होता है, प्लस देन कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे THAN वाला देन यूज़ होगा, ना कि THEN वाला। और उसके बाद फिर से V1 लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इससे अच्छा तो, इससे अच्छा तो चलिए देखते हैं इसका और डिटेल में मीनिंग और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो देख ही लिया आपने। मीनिंग है, देयर इज रीजन टू बिलीव समथिंग इज ट्रू और लाइकली। मतलब एक वहाँ पे कोई कारण है जो ये, जिससे ये बिलीव किया जाए कि ये सच है। बट देयर इज नो डेफिनेट प्रूफ है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। डेफिनेट मतलब कोई पुख्ता प्रूफ, सबूत यट अभी तक नहीं है। सजेस्टिंग अ पॉसिबिलिटी और अ हंच rather than a certainty। मतलब वहाँ पे एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भी है वो मतलब सच है। ठीक है, वुड रैदर मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है कि मैं इसकी बजाय ये, जब वहाँ पे लाइकिंग की बात आती है कि मैं इसकी बजाय ये चूज करूँगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 और उसके बाद देन आएगा और फिर से V1 आएगा। एग्जाम्पल देखो, आई वुड रैदर स्लीप देन वॉच दिस बोरिंग मूवी। ठीक है, मतलब कंपेयर है कि मैं इसकी बजाय ये करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड यूज नहीं होगा, वुड रैदर। इंस्टेड मतलब होता है कि पूरी तरीके से किसी चीज को रिप्लेस करना, लेकिन वुड रैदर में चॉइस होती है। ठीक है, कि मैं इसके बजाय ये करना पसंद करूँगा। मैं इस उबाऊ फिल्म को, मतलब बोरिंग फिल्म को देखने से अच्छा सोना पसंद करूँगा। सेकेंड है, शी वुड रैदर वॉक देन टेक अ टैक्सी। वह टैक्सी लेने से अच्छा पैदल चलना पसंद करेगी। थर्ड है, ही वुड रैदर क्विट देन अपोलोजाइज। वह माफी मांगने से अच्छा है नौकरी छोड़ देगा। ठीक है, मतलब चॉइस है यहाँ पे। फोर्थ है, वी वुड रैदर स्टे होम देन गो आउट इन द रेन। हम बारिश में बाहर जाने से अच्छा घर पर रहना पसंद करेंगे। तो ये गाइस था वुड रैदर देन, और उसके बाद जो भी आप करना चाहेंगे वो आप करिए। ठीक है, देखिए दो यहाँ पे वुड रैदर के बाद में आपका V1 आया है, फिर देन आया है और फिर से V1 आया है। नेक्स्ट है ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस केयर प्लस अबाउट। क्या मतलब है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसको तो बस पैसों की पड़ी रहती है। ठीक है, उसको तो बस समय की पड़ी रहती है, उसको तो बस जल्दबाजी की पड़ी रहती है। ठीक है, उसको तो दूसरों की बुराइयां करने की पड़ी रहती है। तो जब इस तरीके का हिंदी में एक्सप्रेशन आता है तो उसके लिए गाइस ये आप यूज करेंगे ऑल, और उसके बाद किसको पड़ी रहती है उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर केयर अबाउट। देखिए, ऑल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका कुछ भी आएगा, यू ही शी एसेट्रा। उसके बाद केयर अबाउट और फिर इज आएगा। उसके बाद नाउन आएगा या फिर वर्ब है तो वो ING में आएगी। मीनिंग है, एवरीवन और ऑल मेंबर्स of a group feel a concern or interest in something, or that they are worried or concerned about something। मतलब कुछ लोग हैं या लोगों का समूह है जो कि ये फील करता है या चिंता करता है या रुचि रखता है किसी चीज में, और वो उसके मतलब
कंसर्न है उस चीज के प्रति। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑल यू केयर अबाउट इज योर फोन। तुम्हें सिर्फ अपने फोन की पड़ी रहती है, मीन्स तुम्हें है, इसलिए यहाँ पे यू आया है। तो ऑल लिखिए और उसके बाद यहाँ जो भी सब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिए और उसके बाद लिखिए केयर अबाउट और फिर इज लिखिए और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा है ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज वर्क। मतलब ये जो केयर है वो एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए यहाँ पे केयर्स आ गया है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज वर्क, उसे सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है। नेक्स्ट है ऑल शी केयर्स अबाउट इज लुकिंग गुड। अब देखिए लुक क्या है, वर्ब है, इसलिए आईएनजी में आया है। उसे सिर्फ अच्छे दिखने की पड़ी रहती है। फोर्थ है ऑल दे केयर अबाउट इज मनी। उन्हें सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। पैसा क्या है, मनी नाउन है। चलिए ये आपका हो गया कि किसी को किसी चीज की पड़ी रहती है। नेक्स्ट है कंसीडर इट प्लस V3। जैसे हम बोलते हैं समझो हो गया, कंसीडर इट डन, इस तरीके का, मतलब इसे पूरा हुआ मानो या इसे समझो हो गया। स्ट्रक्चर है कंसीडर इट प्लस V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल V3। मीनिंग है रिगार्ड समथिंग एज अ सर्टेन वे एज इफ इट वर ऑलरेडी डन और ट्रूथ। मतलब कि ये माना जाता है कि यह काम या जो भी चीज है वो हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे कि एग्जाम्पल है कंसीडर इट डन मीन्स टू ट्रीट इट एज इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखो कंसीडर इट डन मतलब इसे हो गया मानो, या आप ऐसा बोलिए कि समझो हो गया। ठीक है, सेकेंड है कंसीडर इट अप्रूव्ड, इसे मंजूर हुआ मानो, मतलब समझो कि ये मंजूर हो गया है, अप्रूव हो गया है। थर्ड है कंसीडर इट फॉरगॉटन, इसे भुला दिया समझो, मतलब ऐसा समझो कि इसको भुला दिया गया है। फोर्थ है कंसीडर इट सेटल्ड, इसे निपट गया समझो, मतलब ऐसा समझो कि ये बिल्कुल सेटल हो गया है। तो गाइस ये था कंसीडर इट और उसके बाद आप V3 यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने समझ लिए हैं। तो गाइस आप इनको अपने स्पोकन में यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा ये यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो आज का वीडियो यहीं तक गाइस, आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा इस सेशन को। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस।